भैया जी मदद करो, मेरा बच्चा भूखा है, कुछ पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। भगवान जाने इन गरीबों का क्या होगा। एक तो अंधी है, ऊपर से छोटा बच्चा भी गोदी में पकड़ रखा है। क्या करूं, मुन्ना तो रोई जा रहा है। चुप हो जा मेरे बेटे। अरे संभल कर बहन, अभी रेलवे ट्रैक पर गिर जाती। रजनी, मेरी बहन किस हालत में? कौन? आवाज तो सुनी सुनी सी लगती है। अमर भैया? हाँ मेरी बहन, मैं तेरा भैया अमर। ये सब क्या हो गया? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भैया, मुझे माफ कर दो। सतीश ने मुझे धोखा दे दिया भैया। आज उसी के कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उस दिन जब रजनी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसे इतने पैसे वाले घर की होने के बाद भी आज ये दिन देखने पड़ रहे थे। रजनी अपने भैया भाभी की लाडली बहन थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो रानियों की तरह अपने घर में रह रही थी। भैया, मुझे इस भाई दूज पर सोने का सबसे महंगा जड़ाऊ हार ही चाहिए। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहन, ले लेना। पूनम, तुम आज ही रजनी के साथ सुनार की दुकान पर चली जाओ। रजनी बहुत खुश थी। वो अपने भैया भाभी के साथ बहुत घुल मिल कर रहती थी। पर अचानक एक दिन रजनी की जिंदगी में सतीश नाम का एक लड़का आता है। रजनी सतीश के बारे में कुछ नहीं जानती थी। रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह पैसे वाला नहीं हूँ। ऐसा मत कहो सतीश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रजनी, इस प्यार का क्या फायदा? तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी मेरे साथ कभी नहीं होने देंगे। तुम चिंता मत करो सतीश, सब हो जाएगा। मैं भैया से हमारी शादी के बारे में बात करूंगी। रजनी अमर से सतीश के बारे में बात करती है, पर अमर गुस्से में रजनी को डांट देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रजनी, तुम्हें पता भी है उस लड़के का ना कोई काम ना कोई धंधा, फिर भी तुम उससे शादी करने के लिए कह रही हो। मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा। मैं सतीश से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। रजनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अमर रजनी का रिश्ता एक ऊंचे घराने में तय कर देता है और शादी के दिन रजनी सतीश को फोन करती है। सतीश, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। एक काम करो रजनी, हमें यहाँ से भागना होगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम तैयार रहना। रजनी अपने बैग में शादी के सारे जेवर, कैश और कुछ कपड़े रखकर सतीश के साथ भाग जाती है। अमर, रजनी अपने कमरे में नहीं है। लगता है सतीश के साथ भाग गई है। उसकी सहेली रितु ने उसे बाइक पर बैठकर जाते हुए देख लिया था। रजनी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं जानता हूँ वो लड़का सही नहीं है। अमर रजनी को हर जगह ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि सतीश रजनी को लेकर कोलकाता आ जाता है। कोलकाता आकर रजनी को सतीश की सारी सच्चाई पता चलती है। शादी के बाद सतीश शराब के नशे में रजनी को खूब मारता था। तुम आज फिर शराब पी कर आए हो सतीश, और तुमने मेरे सारे जेवर बेच दिए। मेरे आगे जुबान लड़ाती है? हाँ, मैं पी कर आया हूँ। मैंने बेच दिए तेरे जेवर। बोल क्या कर लेगी? भैया सही कह रहे थे, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सतीश ऐसे ही गुस्से में रोजाना रजनी को मारता पीटता था। रजनी अब एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। मुझे घर का राशन और मुन्ना के लिए दूध लाना है, और तुम यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ शराब पी रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे दोस्तों के सामने मेरा अपमान करती है। तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। सतीश गुस्से में रजनी को धक्का दे देता है। रजनी के सिर पर गहरी चोट आती है और वो लहूलुहान हो जाती है। सतीश उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे भाई, बेचारी को बहुत चोट आई है, कोई उठाकर इसे अस्पताल ले चलो। लगता है ये इसी का बच्चा है जो तेज तेज रो रहा है। हाँ, इसका नाम रजनी है, ये इसी का बच्चा है। कुछ लोग उठाकर रजनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर रजनी की आंखों की रोशनी चली जाती है। सतीश का कहीं कुछ भी पता नहीं था। सतीश ने मेरे सारे जेवर बेच दिए, मुझे धोखा देकर वो भाग गया। अमर भैया आप सही कहते थे, सतीश अच्छा लड़का नहीं है। वो मुझे और मेरे बच्चे को इस हाल में छोड़कर भाग गया। आप बीती सुनाते सुनाते रजनी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बहुत तेज फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी बहन, तूने इतने दुख झेले और मुझे एक बार भी खबर देने के बारे में नहीं सोचा। तू अपने घर लौटकर क्यों नहीं आई? भैया, मैं किस मुंह से आपके पास आती? मैंने आपका इतना अपमान करवाया। अपनी शादी तोड़कर मैं सतीश के साथ भागी थी। आपके समाज में कितनी बदनामी हुई होगी। नहीं रजनी, ऐसा मत सोच। तू मेरे लिए जान से भी प्यारी है मेरी बहना। चल अब अपने घर चल। ला, मुन्ना को मैं पकड़ता हूँ। अमर रजनी और मुन्ना को घर ले आता है। रजनी की भाभी पूनम को भी सारी बात का पता चलता है।
वो भी रजनी की यह हालत देखकर बहुत दुखी होती है। अमर शहर के जाने माने आंखों के डॉक्टर से रजनी के इलाज के बारे में बात करता है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर अमर, आपकी बहन की आंखों की रोशनी वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर रजनी की आंखों का ऑपरेशन करते हैं और उसकी आंखों की रोशनी लौट आती है। कुछ दिन बाद दिवाली थी। रजनी अपने भैया भाभी के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाती है और दिवाली के एक दिन बाद भाई दूज का त्योहार था। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपका कहना ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने मुन्ना के साथ कैसे गरीबी के दिन देखे हैं ये मैं ही जानती हूँ। मुझे सतीश से बहुत नफरत हो रही है। अगर वो एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रजनी, जो हुआ उसे भूल जाओ और मुन्ना के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। आओ बैठो भैया, मैं आपको भाई दूज का तिलक कर दूं। कब से मैंने और आपने मिलकर भाई दूज का त्योहार नहीं मनाया। ये देखो रजनी, तुम्हारे और मुन्ना के लिए कितने सुंदर उपहार खरीदे हैं मैंने। रजनी, तुम्हें सोने का जड़ाऊ हार पसंद है ना? देखो, मैंने सुनार से आज भाई दूज के दिन के लिए ही बनवाया था। एक भाई का तोहफा, एक प्यारी सी बहन के लिए। रजनी अपने भाई भाभी के साथ मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाती है। अब रजनी कैसी हो? मयंक तुम यहाँ? अब हाँ, मुझे पता चला। अमर भैया ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो हमेशा से ही तुम्हें बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मयंक तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें शादी के मंडप में छोड़कर भाग गई थी, फिर भी आज तुमने मेरा हाथ थामा, मेरे मुन्ने को अपनाया। कहते कहते रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमर अपनी बहन की जिंदगी फिर से संवारना चाहता था, इसलिए वो कुछ समय बाद रजनी की शादी मयंक के साथ धूमधाम से करता है। रजनी अपने पति मयंक और मुन्ना के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। बरखा अपने कपड़ों की अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक एल्बम पर जाती है जिसमें एक फोटो को देखकर उसके आंसू निकल आते हैं। तभी मनीष उसे कहता है, बरखा, फिर ये एल्बम खोलकर बैठ गई? 6 साल हो गए हैं, अब तो याद करना छोड़ दो अपने भाई को। जब वो लोग तुम्हें याद नहीं करते तो तुम क्यों अपना मन दुखा रही हो? कैसे याद ना करूं? अगले महीने भाई दूज है, याद तो आएगी ना। और मुझे पता है अनिल भैया भी मुझे याद कर रहे होंगे। काश उस दिन एक बार तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया होता, तो हम दोनों भाई बहनों के बीच ही गलतफहमी ना होती। अनिल जी, ये आपके पापा ने मरते वक्त जो वसीयत बनाई थी, उसके हिसाब से आपके और बरखा बिटिया के बीच ये जायदाद बांटी जाएगी। वकील साहब, इसमें हमारे बच्चों के नाम कोई हिस्सा नहीं है, जबकि बरखा की बेटी के नाम पापा जी ने जन्म के वक्त 50 लाख की एफडी पहले ही करवा दी थी। अब बरखा को भी उनके मरने के बाद आधा हिस्सा मिल जाएगा। रागिनी जी, ये एफडी बरखा बिटिया की बेटी के जन्म के समय की है। तो फिर जायदाद में से बरखा को वैसे भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। तभी बरखा भी आ जाती है। बरखा, तुम तो ठीक रही, 50 लाख रुपए भी हथिया लिए और आधी जायदाद भी हड़प ली। पर भाभी हुआ क्या है? बरखा, रागिनी सही बोल रही है। पापा ने लग रहा है तुम्हें ही हमेशा अपनी औलाद माना, तभी मेरे बच्चों के नाम कुछ नहीं कर गए। कैसी बातें कर रहे हो भैया? मैंने कभी इस बात के लिए नहीं सोचा। आप चाहते तो मैं सारी जायदाद आपके नाम कर देती हूँ, पर इस तरह से मुझसे रिश्ता तो मत तोड़ो। मतलब तू मेरे नाम ये जायदाद कर दे और दुनिया वाले ये कहें कि मैं बहन के हिस्से के भी पैसे खा गया? ये तो पापा जी को सोचना चाहिए था जब वो जायदाद के कागज बना रहे थे। रागिनी, इसे बोल दो, आज के बाद मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। पर भैया, मेरी गलती क्या है? गलती तेरी नहीं, मेरी है। मेरा ही नसीब खराब है कि तू मेरी बहन है। आज के बाद मेरा और तेरा रिश्ता खत्म। भैया, पैसों के लिए आप अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दोगे? आप एक बार बोल कर तो देखते, मैं सब कुछ आपके नाम कर देती। दोनों बहन भाइयों को मिले 6 साल हो गए थे। अनिल और रागिनी का 5 साल का बेटा हो चुका था। एक दिन उसके स्कूल से उसके टीचर का फोन आया, रागिनी जी, आपका बेटा अंश प्लेग्राउंड में खेलते हुए बेहोश हो गया है। रागिनी और अनिल अंश को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है, सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। हमें पता चला है कि अंश के दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए आपको हार्ट सर्जन से बात करनी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, आप बताइए किससे बात करनी होगी? कितने भी पैसे लगे मैं अपने बेटे के लिए लगाऊंगा। देखिए, मेरी नजर में सबसे बेस्ट और जाने माने स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मनीष, जिनकी आज तक एक भी हार्ट सर्जरी फेल नहीं हुई है। मेरी माने तो आपको उनसे अच्छा हार्ट सर्जन कहीं नहीं मिलेगा। डॉक्टर मनीष का नाम सुनकर अनिल और रागिनी चौंक जाते हैं। भैया, आज भाई दूज का त्योहार है। मैं आपको हमेशा अपने हाथों से भाई दूज का तिलक करती हूँ। क्या मैं आपको भाई दूज का तिलक करने आ सकती हूँ? कौन है जी फोन पर? 1 मिनट।
आज के बाद दोबारा इन्हें फोन करके बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या फिर तू समझती है कि ये भाई बहन के रिश्ते में जो दरार है उसे तू आंसुओं के सीमेंट से भर देगी? तो ये तू भूल जा, आज के बाद फोन मत कर लेना यहाँ। अनिल, मैंने बरखा के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं उसे फोन मिलाते भी। पर रागिनी, ये हमारे बच्चे अंश की जिंदगी का सवाल है, हमें मनीष जी से बात करनी ही होगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है पहले मुझे बरखा से बात करनी चाहिए। पर किस मुंह से मैं बरखा को फोन मिलाऊंगा? देखिए, फोन तो करना ही पड़ेगा, हमारे लिए अंश की जिंदगी बचाना जरूरी है। इसके लिए चाहे मुझे बरखा और मनीष जी के पैरों में ही क्यों न गिरना पड़े। अनिल कांपते हाथों से बरखा को फोन मिलाता है। बरखा फोन उठाती है। अनिल जैसे ही हेलो करता है, 6 साल बाद अपने भाई की आवाज सुनकर बरखा कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फिर वो बोलती है, भैया, आप इतने सालों बाद आपकी आवाज को सुनने के लिए कान तरस गए थे। कैसे हो भैया? रागिनी भाभी कैसी है? मुझे पता चला था कि मेरा एक प्यारा सा भतीजा है, अब तो वो 5 साल का हो गया होगा। बरखा की बातें सुनकर अनिल फूट फूट कर रो पड़ता है। क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है ना? आप रोने क्यों लगे? मुझे बताओ क्या हुआ है, मेरा दिल घबरा रहा है। अनिल बरखा को रोते हुए सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बरखा भी घबरा जाती है और रोने लगती है। अनिल उसे बताता है, बरखा, डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ मनीष जी ही अंश के दिल का ऑपरेशन कर सकते हैं, उनके अलावा बेस्ट हार्ट सर्जन कोई नहीं है। भैया आप चिंता मत करो, मैं मनीष जी से बात करती हूँ। शाम को जब मनीष घर आता है तो बरखा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मनीष उसे कहता है, बरखा, मैं एक डॉक्टर हूँ, किसी मरीज की जान बचाना मेरा फर्ज है। पर क्या तुम वो दिन भुला पाओगी जब अनिल और रागिनी ने तुम्हारी 6 साल तक कोई सुध नहीं ली? तुम हर राखी, हर भाई दूज पर अपने भाई का इंतजार कर रही हो। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुम्हें रिश्तों से दूर रहने की सजा मिली। कोई बात नहीं मनीष, आज भैया भाभी को मेरी जरूरत है और भगवान भी यही कहते हैं कि भूल तो सभी मनुष्यों से होती है, और अगर आज हमने उनकी मदद नहीं की तो हम भगवान से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे। प्लीज आप उनकी मदद करो और एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाओ। बरखा के कहने पर मनीष अनिल और रागिनी के बेटे अंश का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन कामयाब होता है। अनिल मनीष से भी माफी मांगने लगता है, पर मनीष उसे गले लगा लेता है। रागिनी भी बरखा के गले लग जाती है। कुछ दिन बाद अंश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। सब लोग मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं और फिर भाई दूज का दिन आता है। बरखा अनिल को भाई दूज का तिलक करती है। बरखा की बेटी शाइना भी अंश को तिलक लगाती है। बरखा मेरी बहन, आज तूने भाई दूज का तिलक करके मुझे माफी दे दी। मेरी बहन, आज तूने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता पक्के धागों से बंधा होता है। और फिर भाई दूज का त्योहार करके अनिल और बरखा एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। उस दिन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।